हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं बर्नौलीज प्रिंसिपल, जो कि क्लास 11th का टॉपिक है और चैप्टर आपका है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड्स। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड्स में टॉपिक है बर्नौलीज प्रिंसिपल और बर्नौलीज थ्योरम। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये और इसके एप्लीकेशंस जो हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो बच्चों, स्टार्ट करने के पहले हम आपको कुछ इसका स्टेटमेंट बताने जा रहे हैं। व्हाट इज़ बर्नौलीज प्रिंसिपल और व्हाट इज़ बर्नौलीज थ्योरम। ओके, बर्नौली जो थे एक साइंटिस्ट थे और जिन्होंने ये एप्लीकेशंस दिया, एक थ्योरम दिया, उस पर बेस्ड हम एप्लीकेशंस, प्रैक्टिकली एप्लीकेशंस बहुत सारे करते हैं आजकल। जो एरोप्लेन है, एरोप्लेन जो है बर्नौलीज प्रिंसिपल पे ही बेस्ड है। जो पैरासूट्स हैं, जो ग्लाइडर्स हैं, जो भी चीज़ें हवा में उड़ रही हैं, वो सारी की सारी जो है आपकी बर्नौलीज थ्योरम पे ही बेस्ड है। According to Bernoulli's theorem, the sum of all type of energy in a liquid per unit volume for an ideal fluid is constant. According to Bernoulli's theorem, the sum of kinetic energy, pressure energy, potential energy per unit volume for an ideal fluid remains constant. बच्चों, ये इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। दिस इज प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एंड पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। देन द सम ऑफ प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज ऑलवेज कांस्टेंट फॉर एन आइडियल फ्लूइड। अब हमने यहाँ पे टर्म्स यूज़ किया, एक दो टर्म्स यूज़ किए, एक आइडियल फ्लूइड यूज़ किया और एक यूज़ किया ऑल टाइप्स ऑफ एनर्जी। तो बच्चों जो है लिक्विड जो है, कोई भी फ्लूइड और लिक्विड जो है, उसमें 3 टाइप्स की एनर्जी होती हैं: काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड प्रेशर एनर्जी। और यहाँ पे जो हम ले रहे हैं वो इन तीनों एनर्जी का पर यूनिट वॉल्यूम लिया है। आप पर यूनिट मास भी ले सकते हो, टोटल एनर्जी भी ले सकते हैं। तो बर्नौलीज थ्योरम ये कहती है कि प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ एन आइडियल फ्लूइड रिमेन्स कांस्टेंट। अब हम बात करते हैं आइडियल फ्लूइड। व्हाट इज आइडियल फ्लूइड? तो प्रैक्टिकली देयर इज नो आइडियल फ्लूइड, बट अप्रॉक्सीमेट इक्वल टू जो है, जो कंडीशंस हम ले रहे हैं, अप्रॉक्स आइडियल फ्लूइड हम ले सकते हैं। तो प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होनी चाहिए आइडियल फ्लूइड में? तो फर्स्ट प्रॉपर्टी जो है, दैट फ्लूइड इज शुड बी नॉन विस्कस फ्लूइड। 4 प्रॉपर्टीज़ अगर फ्लूइड में हैं, देन दैट इज आइडियल फ्लूइड। फर्स्ट वन इज नॉन विस्कस फ्लूइड। जो फ्लूइड है वो नॉन विस्कस होना चाहिए, उसमें विस्कोसिटी नहीं होनी चाहिए। और विस्कोसिटी का मतलब the force, the dragging force or friction force between 2 layers of the liquid is known as viscous force. Second property, that fluid should be streamlined flow. Streamlined flow means laminar flow or steady flow. इस flow का मतलब है कि when all particles of the fluid are having same velocity at same point at the same path as its predecessor particles has, that type of motion is known as steady flow or steady motion. When all particles having equal velocity at same point and same path as its predecessor has, then fluid is steady flow. Third property is irrotational flow. इरोटेशनल फ्लो, इरोटेशनल मीन्स वहाँ पे रोटेशनल मोशन नहीं होना चाहिए। इफ़ द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द फ्लूइड इज 0, इफ देयर इज नो एंगुलर मोमेंटम इन द फ्लूइड, देन दैट फ्लूइड इज इन इरोटेशनल फ्लूइड। एंड फोर्थ वन इज इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड। इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड मीन्स दैट देयर इज यूनिफॉर्म डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड. If the density of fluid is constant at everywhere, then we can say that that fluid is incompressional fluid. तो बच्चों, आइडियल फ्लूइड हम यहाँ पे स्टेटमेंट लिखते हैं फॉर एन आइडियल फ्लूइड, द सम ऑफ प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट। बट आपको ये पता होना चाहिए कि आइडियल फ्लूइड का मीन्स क्या है एंड व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ एन आइडियल फ्लूइड। अब इसको डेरिवेशन करने के लिए हम एक फिगर बनाते हैं। विदाउट फिगर आप सॉल्व नहीं करोगे।
दिस इज़ अ नॉन यूनिफॉर्म एरिया ऑफ ट्यूब। ये ट्यूब है जो कि नॉन यूनिफॉर्म एरिया है। नॉन यूनिफॉर्म एरिया क्या है, मीन्स टू डिफरेंट साइड्स ऑफ ट्यूब जो है उसको हमने अटैच किया है बिटवीन सेक्शंस ए एंड बी। दिस इज अ ट्यूब which having different cross section area at A and B points. A is at H1 height, B is at H2 height, and at A point the pressure of the liquid or fluid is P1, cross section area is A1. Similarly at B point pressure is P2 and cross section area is A2. The distance covered or length covered by the fluid in time delta t. The distance or length covered by the fluid in delta t time from A to A dash is V1 delta t and B to B dash is V2 delta t, where V1 and V2 are the velocities of the fluid at section A and section B. तो बच्चों जब भी आप करोगे डेरिवेशंस तो आपको थ्योरी ज़रूर करनी है और थ्योरी जो है उसी फिगर से या उसी सर्किट डायग्राम से ही होती है। एक चीज़ और हम यहाँ पे कंसीडर करेंगे, कंसीडर द डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड इज रो। कंसीडर द डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड इज रो। अब आपको ये पता है कि जितना लिक्विड इस पॉइंट से ए से जा रहा होगा उतना ही बी से निकलेगा। यहाँ पे जो हमने ट्यूब ली है, जो हाइट ली है वो H1 इज़ लेस देन H2 ली है। आप H1 इज़ ग्रेटर देन H2 ले सकते हो, दोनों सेम ले सकते हैं, H1 इज इक्वल टू H2। अगर आपने सेम ले लिया तो तीनों इक्वेशंस नहीं आएंगी, वो इसका एप्लीकेशन है, इसका एक केस है जिसमें हम दोनों इक्वल ले सकते हैं। आप यहाँ पे H1 इज़ ग्रेटर देन H2 ले सकते हैं या H1 इज़ लेस देन H2 ले सकते हो। तो टोटल मास ऑफ द लिक्विड आर सेम विच इज इंसर्टेड एट ए पॉइंट, दैट सेम लिक्विड इमर्ज फ्रॉम द बी सेक्शन आल्सो, देन वी कैन राइट मास ऑफ द लिक्विड m इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। बच्चों ये फॉर्मूला कहाँ से लगा है, आपको पता है डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, देन मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। और वॉल्यूम को ब्रेक किया है हमने, वॉल्यूम को ब्रेक करके क्या लिख सकते हैं, एरिया इंटू लेंथ। A1 जो है एरिया है एट सेक्शन A और इस पे जो A सेक्शन पे लेंथ है दैट इज V1 इंटू डेल्टा टी। तो A1 V1 डेल्टा टी जो है दैट इज ए वॉल्यूम एंड डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड इज रो। फ्लूइड बोले और लिक्विड बोले, हम कुछ भी लिख सकते हैं। At section A and this total mass is same at section B, then B section पे जो इसका एरिया है वो क्या है, A2 है। लेंथ कितना कवर कर रहा है, V2 डेल्टा टी कवर कर रहा है और डेंसिटी जो है फ्लूइड की वो सेम है, दैट इज रो। तो हमारे पास दोनों मास सेम हैं, हम चाहे A1 V1 डेल्टा टी इंटू रो लिखें या और A2 V2 डेल्टा टी इंटू रो लिखिए। और यहाँ पे रो सेम है, डेल्टा टी सेम है, देन A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2। ये आपने पढ़ा होगा, ये इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी कहलाती है। तो इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी हमारे पास हो गई A1 V1 इज इक्वल टू A2 इंटू V2। अब हमने कहा कि जो एनर्जी है टोटल वो कितनी एनर्जी थी, 3 टाइप्स की एनर्जी थी। एक काइनेटिक एनर्जी थी, प्रेशर एनर्जी थी एंड पोटेंशियल एनर्जी थी। हम इन्हीं तीनों एनर्जी का सम करेंगे, ये तीनों एनर्जी को हम यूज़ करेंगे। तो हम यहाँ पे ले रहे हैं काइनेटिक एनर्जी, जब जो फ्लूइड है वो फ्लो कर रहा है बच्चों A टू B, तो A से B तक जा रहा है। A पे वेलोसिटी V1 है और B पे वेलोसिटी V2 है। तो कितना बीच का चेंज आ रहा है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द लिक्विड और फ्लूइड। वी कैन मेजर द डिफरेंस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। और ये डिफरेंस निकालने के लिए आपको ये देखना होगा कि किस सेक्शन पे जो है वेलोसिटी ज़्यादा है और वहाँ पे काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है। तो बच्चों यहाँ पे जो है वो आपका एरिया कम है, जिस पॉइंट पे एरिया कम होता है वहाँ पे वेलोसिटी ज़्यादा होती है। और अगर वेलोसिटी ज़्यादा है इट मीन्स काइनेटिक एनर्जी भी वहाँ पे ज़्यादा होगी। तो हम क्या निकालेंगे, डिफरेंस तो निकालेंगे काइनेटिक एनर्जी का, बट B माइनस A से निकालोगे तो काइनेटिक एनर्जी एट B पॉइंट माइनस काइनेटिक एनर्जी एट A पॉइंट। और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ mv स्क्वायर। B पॉइंट पे V2 वेलोसिटी है, देन हाफ m V2 स्क्वायर माइनस हाफ m V1 स्क्वायर। हाफ m कॉमन ले लीजिए आप, देन V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। इसको इक्वेशन 2 डाल दी, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी को इक्वेशन 1 डाल दी है। अब हम ले रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी के लिए अगेन हम देखेंगे कि H1 ज़्यादा है या H2 ज़्यादा है। H2 ज़्यादा है तो पोटेंशियल एनर्जी हम B पॉइंट पे ज़्यादा लेंगे और A पे कम लेंगे।
चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द लिक्विड इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी एट बी पॉइंट माइनस पोटेंशियल एनर्जी एट ए पॉइंट। आप ए माइनस बी कर सकते थे अगर हम H1 इज ग्रेटर देन H2 लेते तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला यूज़ कर दीजिए आप, mgH2 माइनस mgH1, mg कॉमन ले लिया देन H2 माइनस H1, तो फॉर्मूला आ गया ये mgH2 माइनस H1। इसको हमने इक्वेशन 3 डाल दी, तो काइनेटिक एनर्जी हो गई, पोटेंशियल एनर्जी हो गई। अब क्या बचा हमारे पास बच्चों, अब हमारे पास बचा प्रेशर एनर्जी। और प्रेशर एनर्जी जो है दैट इज़ द एनर्जी परचेज इन द फ्लूइड ड्यू टू इट्स प्रेशर, ड्यू टू इट्स प्रेशर। और अगर प्रेशर होगा तभी वो वर्क डन करता है, तभी वहाँ से जो लिक्विड है वो फ्लो करके ए से बी पे आ रहा है। अगर उसमें प्रेशर एनर्जी नहीं होती तो वो फ्लो नहीं करता। अब हमारे पास तो हम यहाँ पे निकालना है नेट वर्क डन इन द लिक्विड, किसके बीच में वर्क डन निकालेंगे, ए और बी के बीच में निकालेंगे। देन व्हाट इज द वर्क डन, टोटल वर्क डन फ्रॉम बिटवीन ए टू बी, देन वर्क डन ऑन द लिक्विड एट ए पॉइंट माइनस वर्क डन ऑन द लिक्विड एट बी पॉइंट। और ये वर्क डन का फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। तो फोर्स ले लिया हमने और डिस्प्लेसमेंट कितना कवर कर रहा है, ए पॉइंट पे कवर कर रहा है v1 डेल्टा टी, माइनस F2 बी पॉइंट पे कवर कर रहा है v2 इंटू डेल्टा टी। वैल्यू पुट कर दी और फोर्स को जो है वो कन्वर्ट कर दिया किसमें, प्रेशर में। देन हमें पता है फॉर्मूला P इज इक्वल टू F अपॉन ए और F इज इक्वल टू P इंटू ए। Then F1 is equal to, we can replace this force by pressure P1 and area A1, this is cross section area. Then P1 A1 V1 delta T minus P2 A2 V2 delta T, आप कॉमन ले लीजिए इसमें। देन A1 V1 डेल्टा T कॉमन लेके बचा हमारे पास P1 माइनस P2। तो हमारे पास 4 इक्वेशंस आ गई बच्चों, एक इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी की आ गई, एक हमारे पास काइनेटिक एनर्जी की आ गई, एक पोटेंशियल एनर्जी की आ गई और एक टोटल वर्क डन ऑन द लिक्विड आ गया हमारे पास 4th पॉइंट। अब हमारे पास जो प्रूफ करने के लिए हम कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी फॉलो करेंगे। व्हाट इज कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी, देन अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी टोटल एनर्जी रिमेन्स कंजर्व एट 1 पॉइंट। अब टोटल एनर्जी कंजर्व है, देन क्या होगा, जो हम वर्क डन कर रहे हैं वही वर्क डन जो है वो कन्वर्ट हो रहा है काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी में। देन अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी दिस टोटल वर्क डन, नेट वर्क डन और टोटल वर्क डन ऑन द लिक्विड इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी एंड प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ये फॉर्मूले आपको याद रखने होंगे, हम इन्हीं फॉर्मूलों का यूज़ करेंगे और इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी का भी यूज़ करेंगे। तो इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी भी आप देखते रहिएगा। हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी नेट वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। नेट वर्क डन हमने निकाला A1 V1 डेल्टा टी माइन अपॉन ब्रैकेट में है P1 माइनस P2 इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना आया था हमारे पास, ये आया हाफ m1 v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी में आया था हमारे पास mg h2 माइनस h1। तो ये हमारे पास आ गया कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी। अब हम इसको इरेज कर दे रहे हैं। अब आप इसका डेरिवेशन देखिए, जो मेन पॉइंट्स थे वो यही थे आपको कि कौन कौन सी इक्वेशंस लेनी है, आपको किस इक्वेशन से हम प्रूफ करेंगे। और उसके बाद जो है अब यहाँ पे क्या अंतर है, यहाँ पे देखो A1 V1 डेल्टा टी है और यहाँ पे क्या है, मास है। हमको किसी एक को कन्वर्ट करना होगा, या तो हम मास को कन्वर्ट कर दें या फिर हम A1 V1 डेल्टा टी को कन्वर्ट कर दें। तो हमने अभी निकाला था यहाँ पे कि जो मास था दैट इज़ A1 V1 डेल्टा टी इंटू रो और A2 V2 डेल्टा टी इंटू रो। जो इक्वेशन 1 ली थी वो हम यूज़ करते हैं यहाँ पे। तो A1 V1 डेल्टा टी ब्रैकेट में हो गया P1 माइनस P2। और क्यों हम कन्वर्ट कर रहे हैं इसको मास में, क्योंकि यहाँ से m कॉमन ले लेते हैं बच्चों। तो m कॉमन लेके आप हमारे पास आ जाएगा V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर प्लस g H2 माइनस H1। और कॉमन हमने इसलिए लिया है कि हम इसकी वैल्यू पुट कर सकें। आप A1 V1 के टर्म्स में भी पुट कर सकते हो, A2 V2 के भी टर्म्स में पुट कर सकते हैं, बट लेफ्ट हैंड साइड पे चूँकि A1 V1 है इसलिए हम A1 V1 वाली ही इक्वेशन इधर रखेंगे। देन A1 V1 डेल्टा टी ब्रैकेट में हो गया P1 माइनस P2
इज इक्वल टू A1V1 डेल्टा टी इंटू रो। ये मास का फॉर्मूला था, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। ये वॉल्यूम हो गया, ये डेंसिटी हो गया। जो अंदर बचा उसको ऐसे ही छोड़ देते हैं हम। V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर प्लस GH2 माइनस H1 ब्रैकेट क्लोज। A1V1 डेल्टा टी कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचा P1 माइनस P2 इज इक्वल टू, अब रो का अंदर मल्टीप्लाई करा दीजिए, हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो GH2 माइनस रो GH1। P जो 1 वाले टर्म्स हैं उनको एक साइड ले जाते हो, जो सेकंड वाले टर्म्स हैं उन्हें एक साइड रख देते हैं। देन ये आ जाएगा P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो GH1 इज इक्वल टू माइनस P2 इस साइड आ जाएगा, प्लस P2 हो गया, हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो GH2। और इसी टर्म्स को हम ये भी लिख सकते हैं, इट मीन्स P प्लस हाफ रो V स्क्वायर प्लस रो GH इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। हमने दो टर्म्स में लिया है, P1V1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो GH1 इज इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो GH2। तो वन साइड पे इक्वल टू जो सम ऑफ एनर्जी हुआ दैट इज इक्वल टू sum of energy in the at the second point, and we can also write that sum of all type of energy remains constant। तो बच्चों ये बर्नौलीज थ्योरम थी, और अगर आपको इसको पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।